हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10वीं क्लास है और 10वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और बच्चों, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग आपका नया चैप्टर आपका शुरू कर रहे हैं और नया चैप्टर नंबर 4 है और हम इसमें देख रहे हैं जाति, धर्म और लैंगिक मसले। क्लियर है? तो ध्यान रहे, चैप्टर का नाम क्या है? जाति, धर्म और आपका लैंगिक मसले। इनको हम लोग आपका देख रहे हैं। क्लियर है? याद रहेगा, पिछले अध्याय में हमने जाना है कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र में कोई खतरा नहीं है। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार अभिव्यक्ति लोकतंत्र में लाभकर होती है। अध्याय में इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे और यह सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे और ये आपका लिंग, धर्म, जाति के आधार पर सामाजिक विषमताएं हैं, ये असामान्यताएं कैसी हैं, किस तरह में राजनीतिक अभिव्यक्ति होती है और इस पर हम बारी बारी से गौर करेंगे। फिलहाल हम देखने की कोशिश करेंगे कि इन असामान्यताओं पर अलग अलग अभिव्यक्ति को लोकतंत्र के लिए कैसे नुकसानदेह है। कह रहे हैं कि ये जो अभिव्यक्ति है ये किस तरह की से नुकसानदेह है। क्लियर है? ये हमें ध्यान रखना। ठीक, आगे इसको ध्यान रखें। आइए शुरू करते हैं। लैंगिक मसले और राजनीति, ये हम लोग देख रहे हैं। आइए अपनी बात की शुरुआत हम समानता के बारे में करें। सामाजिक समानता का स्वरूप हर जगह नजर आता है, लेकिन इसका उद्देश्य शायद ही इस बात से पहचाने जाएंगे कि असमानता को स्वाभाविक रूप से कहीं प्रकृति और अपरिवर्तनीय माना जाता है, लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं बल्कि दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवि और युद्ध से के सामाजिक भूमिका निभाता है। तो अलग अलग रूप से है, ठीक, और इस रूप में आपका रखा जाता है और इस रूप में देखा जाता है। श्रम का लैंगिक विभाजन, जो श्रम है उसका जो लैंगिक विभाजन है उसको हम लोग देखते हैं। काम के बंटवारे का तरीका वह है जो घर के अंदर सारे काम और घरेलू नौकरियों पर हम इसे देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों को जिम्मेवारी घर चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की। कैसे है? घर चलाने की और बच्चों का पालन पोषण करने की। यह चीज अधिकार परिवार से कि लैंगिक विभाजन को झेलती है। औरतों घर के अंदर सारा काम काज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना आदि मर्द का घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम करते हैं। दरअसल वे सोचते हैं कि सारे काम करने में औरतों के जिम्मे हैं, पर सिलाई कटाई को लेकर सारे काम के लिए पैसे देते हैं तो मर्द खुशी खुशी यह काम घर के बाहर बैठते हैं। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोई पुरुष होते हैं। इस प्रकार घर के बाहर काम करते हैं और होते हैं। गांव में स्त्री और पानी जलवान जुटाने को लेकर खेत में खटकाने तक का काम करती है। शहरों में हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी का काम कर रही है। मध्यम वर्गीय स्त्री में दफ्तर जा रही है। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिला अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी का कुछ ना कुछ कमा रही है, लेकिन उनके काम से ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात काम करके ही श्रेय नहीं मिलता। कैसे है? उनका दिन रात काम करके श्रेय आपका नहीं मिलता। श्रम के लिए इस तरह के विभाजन का नतीजा
हुआ है कि औरतों को घर की चार दीवारी में सिमटा रखा है, और जब बाहर का सार्वजनिक जीवन गुण पुरुषों के कब्जे में आ गया है, तब मनुष्य की आबादी में औरतों का आधा हिस्सा है, जिस पर सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति में, उनकी भूमिका नगण्य है, पर अधिकांश समाज में लागू होते हैं। सिर्फ आपका पुरुषों और सार्वजनिक मामले की भागीदारी में वोट देने में सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीतिक लैंगिक मुद्दे उभरे, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में और औरतों में संगठन बनाया और बराबरी का अधिकार हासिल किया, और आंदोलन के लिए विभिन्न देशों में महिलाओं में वोट का अधिकार प्रदान किया, और इसके लिए आंदोलन इन महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जों को ऊंचा उठाना और उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने की मामूली बदलाव मांग करने में महिला आंदोलन और औरतों और व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की बराबरी की मांग उठाई है। इन आंदोलन ने नारीवादी आंदोलन कहा जा सकता है। क्या कह सकते हैं भैया, ये आंदोलन कैसे हैं? नारीवादी। तो जो भी जगह देखे हैं निजी और सार्वजनिक, ये रूप में हमने इनको देखने का प्रयास किया है। हो गया। तो आंदोलन, लैंगिक समानते, लैंगिक मुद्दे, इन सब चीजों पर आपकी बात की गई और आदर्शता को हमने देखा और इन पर बात भी कर ली। ठीक, आगे देख रहे हैं। लैंगिक विभाजन की राजनीति, अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीति गोलाबंदी सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका बढ़ाने में मदद की है। आजकल डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज, विशेष स्तरीय शिक्षक पेशे में बहुत सी औरतें पाते हैं, और जबकि पहले इनका काम महिलाओं के लायक नहीं माना जाता। दुनिया के कुछ हिस्सों में जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे इसके देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। कैसा है? जो महिलाओं की भागीदारी का लेवल है वो कैसा है? काफी ऊंचा है। तो हर देश में महिलाओं को लेकर, लैंगिक समानता को लेकर अलग अलग है। अब देखिए, अगर हम लैंगिक समानता की बात करें, 2000 लगभग मुझे लगता है कि 15-16 के आसपास में, एग्जैक्ट मेरे को वर्ष याद नहीं है, लेकिन महिलाओं को सऊदी अरब में वोट गिनने का अधिकार अब मिला। तो उसके देखिए, जहां पूरी दुनिया में इतना जागरूकता है सबके लिए, वहां सऊदी अरब में महिलाओं को वोट गिनने का राइट अब मिला। राइट नहीं था, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, हमने महिला पुरुषों को बराबर रखा, समान मूल्य रखा, हर चीज में महिला को आपको पुरुषों के बराबर देखा। क्लियर है? तो ये अलग अलग देश में हर स्थिति में अलग हो सकता है। जैसे हमारे देश में आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। पुरुषों से काफी पीछे हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव और दमन होते हैं। महिलाओं में साक्षरता की दर अभी भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। ठीक, इस प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों में एक सीमित संख्या ही हाई स्कूल यानी कि हायर एजुकेशन की तरफ कदम बढ़ा पाती है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर कर लेते तो हम देखते हैं कि कई जगह लड़कियां बाजी मार जाती हैं और कई जगह पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं होता है। हमें पढ़ाई के दरवाजे आपके बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों के लड़का लड़की दोनों के बराबर खर्चे करने की जगहों पर ज्यादा खर्चा करना पसंद करते हैं। कैसा खर्चा है ये उनको देखते हैं कि भैया, अगर मान लो किसी घर में एक लड़का एक लड़की है, तो लोगों की कोशिश क्या रहती है कि हमें लड़कों को पढ़ाएं, लड़के को अच्छे स्कूल कॉलेज में भेजें, लड़के को थोड़ा सा आपके लड़कियों में ये डिस्क्रिमिनेशन आपका हो जाता है। हालांकि सामाजिक जैसे लोग आपके डेवलप हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये भेदभाव समाप्त भी हो रहा है, लेकिन बहुत जगह ये आज भी बना हुआ है जहां महिला और आपके पुरुषों में पुरुषों को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, यानी कि पुरुषात्मक समाज को बढ़ावा मिलता है। इस स्थिति के चलते कह रहे, ये जो स्थिति बनी हुई है, अगर आप इसको देखोगे, इस स्थिति के चलते अब ऊंची तनख्वाह वाले, ऊंची पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या भी बहुत कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष
की तुलना में रोज 1 घंटे ज्यादा काम करती है। अगर कह रहे हैं कि एक मेल एक फीमेल दोनों की तुलना करें तो आपको पता लगेगा जो ये मेल है ये पुरुषों की तुलना में 1 घंटे ज्यादा काम करती है और उस पर ज्यादा काम करने के लिए पैसा नहीं मिलता। अक्सर उसके काम के मूल्य नहीं माना जाता, जो काम करती है उसका मूल्य नहीं माना जाता। समान मजदूरी से संबंधित बीमार अधिनियम में कहा गया है कि किसी समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाए। बहरहाल काम में हर क्षेत्र में, खेल कूद हो या दुनिया से लेकर सिनेमा घर, संसार और कारखानों से लेकर खेतीहार खलियान तक महिला और पुरुषों की तुलना में मजदूरी मिली है। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप सिर्फ लड़के ही चाहते हैं। ये भी एक बात है कि घर में लड़का हो लड़की ना हो या एक लड़का हो जाए बस यही बहुत है। तो आज भी कहीं ना कहीं हमारी मेल जो सोच है वो आपके डोमिनेट करती है। हालांकि पढ़े लिखे लोगों ने, पढ़े लिखे महिलाओं ने इसको चैलेंज किया है। लड़कियां को सिर्फ जन्म लेने से पहले खत्म होने के ठीक तरीके मानसिकता पनपते हैं। इससे देश के लिए लिंग अनुपात प्रति 1000 की संख्या गिरकर 1919 रह गई है। इसके साथ नक्शा बताता है कि कई जगह अनुपात गिरकर 850 से कहीं कहीं तो 800 नीचे चला गया। लिंग अनुपात का मतलब जानते हैं? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। अब देखिए यहां कितना है? 1000 पर 850, 1000 पुरुषों पर 850 महिला है, यानी कि लिंगानुपात तो कम है ही। जब लिंगानुपात कम है तो सोच के देखिए क्या फर्क पड़ेगा। आगे बढ़े। अब देखिए महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन सब पर होने वाली हिंसा की खबरें रोज पढ़ने वाली मिली। शहरी इलाकों में महिलाओं के लिए खास तौर पर असुरक्षा है। वे अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। कैसे कह रहे हैं? वे अपने घरों में सुरक्षित नहीं है क्योंकि मारपीट तथा अनेक तरह की हिंसा झेलनी पड़ती है। कैसी है? अनेक तरह की हिंसा जो है आपकी झेलनी पड़ती है। क्लियर है? महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों, भलाई या उनके साथ एक समान व्यवहार वाले मुद्दे पर्याप्त नहीं दिए जाते। इसी के चलते नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस पर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब औरतों का सत्ता नियंत्रित नहीं होगा तब इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह तरीका है कि जनता द्वारा दिए गए चुनाव में प्रतिनिधियों के माध्यम से महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके। भारत की विविधता में महिला प्रतिनिधि का अनुपात बहुत कम है। लोकसभा महिला सांसदों की संख्या पहली बार में 2019 में इतने फीसदी तक पहुंच गई थी। राज्य विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से कम है। इस मामले में भारत दुनिया के नंबर में काफी नीचे है। भारत में इसमें अफ्रीका, ललतानिया और कई बार विकासशील देशों के पीछे हैं और कभी कभी महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी आ जाती है और मंत्रिमंडल को पुरुषों का वर्चस्व रखती है। कैसा है? वर्चस्व रखती है। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका निर्वाचित संस्थान में महिलाओं को कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय करना है और भारत की पंचायती राज के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है कि स्थानीय सरकार या पंचायतें, नगर पालिका के 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। आज ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। महिला संगठन कर्मचारी और कार्यकर्ताओं में लोकसभा और राज्य विधान परिषदों की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। कहां पर कह रहे हैं? लोकसभा और आपका राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीट किसके लिए करनी चाहिए आरक्षित? आपका महिलाओं के लिए कर देनी चाहिए, यानी कि हुई नहीं है। 1/3 यानी कि 33% कहां है? जो हमारे ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं वहां पर आप भी है, वहां पर अब भी है। वहां पर हमने क्या रखा हुआ है?
कि 1/3 यानी कि 33% आरक्षण है स्थानीय निकायों में, जो हम पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, सभासद का लड़ते हैं, नगर पालिका लड़ते हैं, ग्राम प्रधान लड़ते हैं, इसमें हमने अभी क्या रखा है, महिलाओं की आरक्षण की बात को रखा गया है। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व पहुंचना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व हो। 2000 में इतने फीसदी थी। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान जो लोकसभा है उसमें लोकसभा में कितनी महिला सांसद है, वर्तमान लोकसभा में कितनी महिला सांसद हैं और कितनी महिला राज्यसभा में सांसद हैं, और तीसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड की विधानसभा में कितनी महिला आपका विधायक है। ये आपको ढूंढना है, ये आपको खोज करना है। तो क्या कह रहे हैं कि भैया अब आपको लोकसभा राज्यसभा में भी अब 33% आरक्षण कर देना चाहिए, और इस आशय का एक विधेयक पेश किया गया था, 10 वर्षों से ज्यादा अवधि तक में लटका हुआ है, और राजनीतिक पार्टियां इसके विरोध को लेकर एकदम पास नहीं हो सका। लैंगिक विभाजन इस बात की एक विशाल है कि कुछ खास के सामाजिक विभाजन को राजनीति के रूप देने की कोशिश है। इसे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूह किस तरह लाभ होते हैं, और लगता है कि महिलाओं से भेदभाव व्यवस्था पूरी राजनीतिक पर उठ रही है और उनको लाभ मिलना संभव है, उठ भी रही हैं, उनको लाभ भी मिल रहा है, और ये सारी संभावनाएं जो इनको दिखाई भी गई। क्लियर है? ये आपको देखना चाहिए, इस तरीके का लाभ है। चलिए, तो हमको पता लगा कैसे लैंगिक समानता है और महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बढ़ाने की कैसी जरूरत है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।